सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रॉब्लम करने वाले हैं 144 फ्रॉम 200 पजलिंग फिजिक्स प्रॉब्लम्स। तो इसमें क्या कर, इमेजिन अ सिलेंड्रिकल बॉडी दैट कैन मूव विदाउट फ्रिक्शन along a straight wire parallel to its axis of symmetry। बेसिकली एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक सिलेंडर का क्या हुआ, ये उससे पैरेलल एक वायर है जिसपे इस हुक के थ्रू मैंने लगा दिया सिलेंडर को। ये बेसिकली विदाउट फ्रिक्शन यहाँ पे मूव कर सकता है। ओके, फिर यहाँ पे बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स है। अच्छा, जैसे कि मैं लेफ्ट और राइट में ये टाइनी पार्टिकल्स दिखा दूँ, कहीं तीन तीन दिखाए मैंने, बट बहुत सारे होंगे जो कि इधर वी नॉट से इसकी तरफ जा रहे हैं, ये वाले, और ये इसकी तरफ वी नॉट से जा रहे हैं। ओके, collisions with the right end of the cylinder are perfectly elastic, sorry। so ये collision हो रहा है इलास्टिक यहाँ पे, वहीं यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक, लेकिन इन इलास्टिक में शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सो यहाँ पे इलास्टिक हो रहा है और यहाँ पे इन इलास्टिक हो रहा है। ओके, फिर though the particle do not stick to the cylinder after the collision, what is the speed of cylinder after a long time? सो बेसिकली यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, वी नॉट स्पीड से इधर कोलाइड कर रहा है पार्टिकल और वी नॉट स्पीड से इधर। और दूसरा कि कोलिजन के कारण हो क्या रहा होगा कि चेंज इन मोमेंटम हो रहा होगा, तो उस कारण इम्पल्स लगेगा इस सिलेंडर पे, जिस कारण इसको एक स्पीड मिलेगी। तो मेरे को ये स्पीड क्या है आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये मेरे को पता करना। सो अगर मैं यहाँ पे ग्रेजुअली इसकी इनिशियल मोशन देखूं, तो क्योंकि मुझे पता है कि इसका मास इनफाइनाइटली टाइम्स ज़्यादा है इनसे, तो एक इनफाइनाइट मास के साथ कोलिजन की टाइप हो गया ये। तो मुझे कुछ चीज़ें मालूम है, दैट इज कि सबसे पहला तो कि इलास्टिक कोलिजन का जो चेंज इन मोमेंटम है वो कंपैरेटिव टू इन इलास्टिक कोलिजन ज़्यादा रहेगा। उसे अगर आपको एनालिटिकली समझना है तो आप ये समझ सकते हो कि इलास्टिक कोलिजन में ज़रा भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, सो उसमें तो जो इम्पल्स लगेगा वो स्ट्रॉन्गर ही होगा कंपैरेटिव टू इन इलास्टिक में। सो अगर मैं मान लूँ कि I1 इम्पल्स इस डायरेक्शन में लगा और I2 इम्पल्स इस कारण इस डायरेक्शन में लगा, तो इनिशियली तो I1 ग्रेटर देन I2 होगा ही, ये तो हम समझ सकते हैं। तो इम्पल्स नेट इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये सिलेंडर बेसिकली इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। बट आप ये स्टेटमेंट पे गौर करना, बेसिकली जैसे जैसे वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा, कम पार्टिकल्स राइट साइड के कोलाइड कर पाएंगे और ज्यादा पार्टिकल्स लेफ्ट साइड के कोलाइड कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड की पार्टिकल की रिलेटिव स्पीड इंक्रीज हो गई और राइट साइड के पार्टिकल की रिलेटिव स्पीड डिक्रीज कर गई। तो I1 धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगा और I2 धीरे धीरे इंक्रीज। तो I2 डिक्रीज कर रहा है, I2 इंक्रीज कर रहा है और I1 डिक्रीज कर रहा है। तो फाइनली एक ऐसा टाइम भी आ जाएगा जब I1 और I2 सेम हो जाए। मेरे को यही मोमेंट पे स्पीड ढूंढना है, क्योंकि ये बहुत टाइम बाद आएगा और इस मोमेंट पे मैं स्पीड ढूंढ लूँ तो मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि तब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, क्योंकि तब जितना चेंज इन मोमेंटम यहाँ से आ रहा है उसमें उतना ही चेंज इन मोमेंटम इधर से भी आ गया। सो अगर मैं इसमें में इसको टैकल करने की कोशिश करूं, तो सपोज वो स्पीड v1 थी जिस पे वो सेम इम्पल्स आ गया उस पे, यानी I1 और I2 की वैल्यू सेम हो गई। तो तब मैंने जैसे कि इसका स्पीड दिखा दिया v1 इस डायरेक्शन में, तो मैं इसके दो बार डायग्राम बना रहा हूँ। पहला तो इलास्टिक के ऑब्जर्वेशन के लिए और दूसरा इन इलास्टिक के। तो जैसे कि ये v1 से इधर मूव कर रहा है और ये पार्टिकल्स यहाँ पे वी नॉट से इधर मूव कर रहा है इस सिलेंडर में, तो मैं इसे एक थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ कि ये सिलेंडर रेस्ट पे है और ये पार्टिकल आ रहा है यहाँ पे वी नॉट माइनस वी वन स्पीड से। वैसे रिलेटिव मोशन अगर आपको पता है तो हाँ, वी नॉट माइनस वी वन स्पीड से ही वो अप्रोच कर रहा है उससे। सो वी नॉट माइनस वी वन स्पीड से वो अप्रोच कर रहा है और बेसिकली अब स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन सेम है। ओके, और
क्या है कि स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन सेम रहेगा बेसिकली इलास्टिक कोलिजन में, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है। और हाँ वैसे ये क्वेश्चन में ये एक लाइन मैंने, सॉरी आपको पता नहीं, इधर कहा कि बेसिकली परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में ऐसा हो रहा है द पार्टिकल डू नॉट स्टिक टू द सिलेंडर आफ्टर द कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में होता क्या है, यूजुअली दो बॉडीज इनइलास्टिक कोलिजन कर गए तो वो बेसिकली अब स्टिक हो जाते हैं। इधर वो स्टिक नहीं हो रहे क्योंकि एक नेग्लिजिबल सा उनके बीच में डिस्टेंस होगा, जिस कारण वो डिस्टेंस मेंटेन रह रहा है, जिस कारण वो स्टिक नहीं हुआ है। ओके, तो इनइलास्टिक कोलिजन में हमें उन्हें स्टिक नहीं मानना है। ओके वो तो ठीक है, जस्ट एज अ साइड मैंने रे किया था इसलिए वो बता दिया। सो लाइक वी नॉट माइनस वी वन स्पीड से एक पार्टिकल एक इनफाइनाइट मास से टकराएगा तो वापस वी नॉट माइनस वी वन स्पीड से ही जाएगा। तो उसके चेंज इन एंगुलर मोमेंटम नहीं, लीनियर मोमेंटम क्या हुआ, 2m वी नॉट माइनस वी वन, क्योंकि बेसिकली पहले उसकी स्पीड इस डायरेक्शन में थी, अब फाइनली इस डायरेक्शन में आ गई है। चेंज इन मोमेंटम ये हुआ फॉर वन पार्टिकल है बट ओके। और वैसे ही इधर कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं वो आप सब सोचो। ये एरिया ए है, ईटा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर इन यूनिट डेंसिटी। मैं सारे टर्म्स आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बेसिकली मैं डी टी टाइम के लिए इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि जो पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं उनकी डेंसिटी कांस्टेंट रह रही है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये तो हम मान ही सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो सपोज ईटा है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ईटा इंटू मैं वॉल्यूम कर दूंगा तो मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे। और dt टाइम में कितने पार्टिकल कोलाइड कर सकते हैं, देखो जो पार्टिकल यहाँ पे होगा उसकी स्पीड v नॉट माइनस वी वन रिलेटिव है और dt टाइम है उसके पास, तो ये पूरी डिस्टेंस जो कि वो कवर कर सकता है एट मैक्स उस टाइम में वो है v नॉट माइनस वी वन इंटू डी टी। मतलब ये जो सिलेंडर है उसकी ये जो लेंथ दिख रही है ना वो v नॉट माइनस वी वन इंटू डी टी होगी। ये जो रेड सिलेंडर मैंने दिखाया इसकी ये जो लेंथ है वो है v नॉट माइनस वी वन इंटू डी टी के इक्वल। इस पूरे रीजन में जितने भी पार्टिकल्स है वो सभी कोलाइड करेंगे और उन सभी का चेंज इन मोमेंटम ये होगा। तो मैं टोटल लिखने जाऊं तो वो हो जाएगा a v नॉट माइनस वी वन डी टी, ये पूरा वॉल्यूम हुआ, इंटू मैं ईटा कर दूं तो मेरे को ये मिला टोटल चेंज इन मोमेंटम दैट इज आई वन। ओके, फॉर स्पीड किसी भी स्पीड v1 के लिए ये इक्वेशन होनी चाहिए हमारी। अब हमें ये पता है ये बेसिकली इम्पल्स के बराबर है, तो इम्पल्स को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ फोर्स इंटू डी टी। सो सपोज F1 फोर्स लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में राइट से, तो एक डी टी टर्म भी कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे को F1 मिला 2ma ईटा v नॉट माइनस वी वन होल स्क्वायर। सो ये फोर्स लग रहा है इन राइट नहीं इन लेफ्ट डायरेक्शन ड्यू टू राइट। ओके, और वहीं मैं ये सिलेंडर ऑब्जर्व करूं जहां पे पार्टिकल v नॉट माइनस वी वन से इधर आ रहा है और इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो इधर इनइलास्टिक कोलिजन अगर आप देखो तो होगा क्या कि फाइनली वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो होगा। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में वो स्टिक कर जाता है, इधर स्टिक तो नहीं कर रहा है बट इनइलास्टिक कोलिजन का ये लॉ तो सही रहेगा कि उनके बीच में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो रहनी चाहिए। सो इसकी स्पीड भी सिलेंडर की स्पीड के बराबर हो जाएगी। सिलेंडर की स्पीड हार्डली चेंज होगी तो उसकी स्पीड भी रिलेटिवली जीरो हो जाएगी, सिलेंडर के रिलेटिव जीरो होगी। तो पहले उसका लीनियर मोमेंटम था एम वी नॉट माइनस वी वन और फाइनली जीरो हो गया। रिलेटिव हम देख रहे हैं बट फाइनली जीरो हो गया। तो और वैसे एम वी नॉट माइनस वी वन नहीं लिखना चाहिए, हमें वी नॉट प्लस वी वन लिखना चाहिए, क्योंकि जो स्पीड v1 है वो हमने इसी डायरेक्शन में तो मानी है।
सो अगर मैं ऐसे वी नॉट प्लस वी वन लिखूं तो पहले लीनियर मोमेंटम था वी नॉट प्लस वी वन और फाइनली जीरो हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम एम वी नॉट प्लस वी वन हुआ इंटू ए वी नॉट प्लस वी वन डी टी ईटा। ये अगर हम सिमिलर मैनर में समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे बेसिकली इतना सिलेंडर बना, और अब तो जान ही चुके हो कि बेसिकली आई टू बेसिकली इंक्रीज कर रहा है, सो उसी कारण वी नॉट प्लस वी वन जो स्पीड है उसका सपोर्ट मिल रहा है आई टू को, इसलिए पहले तो भले कम था अब वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है और आई वन ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है बेचारा। सो ये जो एक्सप्रेशन है ये भी एफ टू इंटू डी टी के इक्वल होगा। तो यहां से मैं देखने जाऊं तो एफ टू मेरे को मिल जाएगा एम ए ईटा वी नॉट प्लस वी वन होल स्क्वायर। और मैं ऐसा इंस्टेंस देख रहा हूँ जहाँ ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाए ताकि बेसिकली वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करे उस वक्त। तो ये दोनों थिंग्स को मैं इक्वल कर दूं तो हमको मिला टू वी नॉट माइनस वी वन होल स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट प्लस वी वन होल स्क्वायर। मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूं तो मेरे को मिला रूट टू वी नॉट माइनस रूट टू वी वन इक्वल टू वी नॉट प्लस वी वन। सो यहां से मैं देखूं तो मुझे मिला वी वन इज इक्वल टू रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू प्लस वन इंटू वी नॉट। अब हम इसे रीअरेंज कर सकते हैं, दोनों साइड रूट टू माइनस वन से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो डिनोमिनेटर में वन बन गया, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में बन गया रूट टू माइनस वन होल स्क्वायर, जिसे आप देखने जाओ एक्सपांड करके तो वो आएगा थ्री माइनस टू रूट फाइव टू रूट टू सॉरी वी नॉट। सो बेसिकली ये स्पीड उसकी बहुत ही ज्यादा टाइम बाद जब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा तो कांस्टेंट स्पीड उसकी थ्री माइनस टू रूट टू वी नॉट ही पॉसिबल है। सो यही था क्वेश्चन। और वैसे ये जो प्रोसेस है अगर हम सोचने की भी कोशिश करें तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अकर कर रही है, इसलिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पूछा है तो हमें इस स्पीड की वैल्यू पूछी थी। ओके, तो पहले आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना था, हमें बेसिकली हो क्या रहा है क्वेश्चन में उस पर फोकस करें तो हमें आइडिया आ जाएगा कि बेसिकली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो इन्होंने टर्मिनोलॉजी कही है उससे इनका मतलब क्या है इस क्वेश्चन में। सो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। ओके, बाय एवरीवन।